कार आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर 1 मिनट में रफ्तार के साथ खबरों पर डालेंगे नजर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। ये खबर है तीरथ रावत की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। देहरादून से बड़ी कार्रवाई की खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत की जो कार्रवाई है, डीजी सूचना मेहरबान सिंह बिष्ट को हटा दिया गया। आईएएस रणवीर सिंह चौहान को यह जिम्मेदारी दी गई है। वो डीजी सचिव भी बने रहेंगे, परिवहन भी बने रहेंगे रणवीर सिंह चौहान, यानी कि अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, इस फेरबदल के पीछे की वजह? देखिए मैंने कहा, उत्तराखंड में जो सियासी हलचल चल रही है और जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो नौकरशाही है उसमें बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकते हैं। बीते 4-5 दिनों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने खुद शैलेश बघोली जो सचिव परिवहन थे उनका अपना निजी सचिव नियुक्त कर दिया था। कल करीब 5 और अपर सचिव अपना स्टाफ मुख्यमंत्री ने तैनात किया और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि जो डीजी सूचना थे मेहरबान सिंह बिष्ट, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह जो आईएएस अफसर हैं रणवीर सिंह चौहान, उनको ये जिम्मेदारी जी। तो आगे और भी इस तरह के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबर 1 मिनट के सफर पर चलते हैं, जहां पर हर एक खबर का विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। सीएम योगी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां की। पुरुलिया, बांकुरा और मिदनापुर में योगी ने तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार पर जमकर हमला किया। रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से, हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। सीएम योगी ने बांकुरा की रैली में टीएमसी को गुंडों की पार्टी बताया और कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडों को चुन चुनकर जेल भेजा जाएगा। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। मिदनापुर की रैली में योगी ने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी को भगवान श्री राम से चिढ़ क्यों है। श्री राम भारत के संस्कार हैं। हमारी सांस में बसे राम को कोई अलग नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। अब सोमवार से शनिवार तक 6 दिन बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कोरोना के टीके लग रहे हैं। कल होने वाली बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सांसदों से कोरोना वैक्सीनेशन का ब्यौरा मांगा गया। सांसदों से पूछा गया कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर है। सांसद ने कितने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया और लोगों की सुविधा के लिए सांसद ने अपने क्षेत्र में कितने हेल्प डेस्क बनाए गए। सभी सांसदों को कहा है कि जल्द से जल्द सभी सांसद इन बातों का ब्यौरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजें। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा टीकाकरण अभियान के बारे में सांसदों से जानकारी मांगेंगे और उन्हें एक बार फिर इस बारे में ध्यान दिलाया जाएगा। पिछले हफ्ते हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से यह अपील की थी कि वैक्सीन को लेकर सभी एमपी अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाएं और अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ सुविधा प्रदान करें। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कल प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर मंथन करने वाले हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि होली में प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। यूपी में लगातार कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। कोरोना को लेकर प्रदेश में हालात काबू में हैं। फिलहाल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार नहीं है। तो ऐसे मिला के आज हम एंटीजन टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्टिंग और ट्रूनेट और सीबीनेट, ये अलग अलग तरीका हर जनपद में, हर जिले अस्पताल पर इसका पूरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग 1,70,000, 1,80,000 तक हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 बना हुआ है। सोमवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हफ्ते में 6 दिन टीका लगवाने की सुविधा मौजूद है।
मेरठ में नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। 19 महीने बाद हुई इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा होनी थी। विपक्षी दल के पार्षदों ने नगर निगम की बोर्ड बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। शहर के पार्षद बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के लिए बजट पर चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन विकास पर चर्चा के बजाय दूसरे मुद्दों पर बहस शुरू हो गई। बहस थोड़ी ही देर में हंगामे में बदल गई। बीजेपी पार्षद बोर्ड बैठक में ही धरने पर बैठ गए और वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों के विरोध के चलते दूसरे दलों के पार्षदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मेयर बजट पर चर्चा करने पर दोनों पक्षों को मनाने में लगी रही, लेकिन हंगामा इस कदर बढ़ गया कि बजट पर चर्चा को लेकर रखी गई इस बोर्ड बैठक को स्थगित करना पड़ा। अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर मौलानाओं को आड़े हाथों लेते हुए वसीम रिजवी ने चेतावनी दी है। वीडियो जारी करते हुए रिजवी ने कहा कि हाथ हमारे पास और गिरेबान तुम्हारे पास भी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और लखनऊ के करबला ताल कटोरा में अपनी हयाती कब्र को तोड़े जाने से आहत वसीम रिजवी ने मौलानाओं पर हमला किया। रिजवी ने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद अपने गुंडे भेजकर इबादत गाह में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। गुंडे बदमाशों को भेजकर गालम गलौज करवा रहे हो, बदतमीजियां इबादत गाहों में हो रही हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आपको लखनऊ शहर का माहौल खराब करने की कोई इजाजत नहीं हो दी जा सकती। कुरान की 26 आयतों को देश विरोधी बताते हुए वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में 26 आयतों को कुरान से हटाने की मांग की गई, जिसके विरोध में रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बुलेट चलाती लड़कियों के स्टंट करने का ये हैरान करने वाला वीडियो गाजियाबाद का है। वायरल वीडियो में एक लड़की अपने कंधे पर दूसरी लड़की को बिठाकर बाइक चला रही है। दोनों बिना हेलमेट पहने बेखौफ अंदाज में स्टंट करती नजर आ रही हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लड़कियों का वायरल वीडियो जब न्यूज 18 ने दिखाया तो खबर का असर हुआ और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट कर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ही चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। 12 सेकंड के इस वायरल वीडियो की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़कियां पहले भी ऐसे कई वीडियो बनाती रही हैं। एक और वायरल वीडियो में तो ये लड़कियां कार में सवार होकर राइफल लहराते हुए दिख रही हैं। बुलेट पर स्टंट करने के मामले में पुलिस चालान कर दिया है, लेकिन बीच सड़क राइफल लहराने के मामले में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। किठौर क्षेत्र के असीलपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके साथ ही एक पक्ष का अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस जांच की बात कह रही है। दोनों ही पक्षों की तरफ से क्रॉस FIR कराई गई। मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। किठौर में 2 परिवार है, आपस में दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के यहाँ वैवाहिक समारोह चल रहे थे। उसी बात में कुछ विवाद हुआ उन लोगों को वहाँ पर खड़े होने को लेकर और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद जेल भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई। असल में टोल टैक्स को लेकर सेंट्रो कार सवार 3-4 युवकों ने टोल बूथ कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की और फरार हो गए। घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। कार सवार टोल देने से मना कर रहे थे कि इसको लेकर कहासुनी हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार सवारों ने डंडों और बेल्ट से टोल बूथ कर्मचारियों की पिटाई की। घटना दादरी थाना क्षेत्र के बोल अकबरपुर के टोल प्लाजा की है। टोल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस टीम ने अज्ञात लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कार नंबर के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रक के क्लीनर और दूसरे ट्रक के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। एक ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के लिए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसा राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के भिटरिया हैदरगढ़ मार्ग पर बहरेला नहर के पास हुआ। एक ट्रक लखनऊ से सीमेंटेड शीट लादकर सिलीगुड़ी जा रहा था, तभी दूसरी तरफ से आ रहे खाली ट्रक से वो भिड़ गया और आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पाया, तब तक 2 लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी। बीती रात करीब 2:30 बजे एक ट्रक जो कि दरियाबाद की तरफ से आ रही थी वो खाली थी और एक ट्रेलर जिसकी क्रिस्टल शीट पड़ी हुई थी वो हैदराबाद की तरफ से आ रही थी। दोनों स्पीडिंग तरफ से उनमें काफी भिड़ंत हुई। भिड़ंत के कारण ट्रकों में आग लगी। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते ज्यादातर बैंकों के ATM खाली हो गए हैं और लोगों को पैसे निकालने के लिए दर दर भटकना पड़ा। हम आपको बैंक के हड़ताल की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां बैंकों की हड़ताल से कई एटीएम खाली हो गए। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां हड़ताल से लोगों को परेशानी हुई। तीसरी तस्वीर मेरठ की है, यहाँ भी बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। इनका कहना है कि निजीकरण से हजारों नौकरियां चली जाएंगी। फैसला वापस नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारी जो डिमांड है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। हमारे सभी साथी बहुत ही आक्रोश में हैं और आने वाले दिन में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को तैयार हैं। कानपुर में बिजली चोरी कर चलाने वाले और लंबे समय से बिल का भुगतान न करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। केस्को ऐसे लोगों के नाम अब सार्वजनिक कर रहा है, जिसमें केस्को को बड़ी कामयाबी मिली है और 15 दिनों के अंदर 45 करोड़ रुपए राजस्व जमा हुआ। काफी ऐसे अमाउंट थे 5 लाख से ऊपर के, जो काफी सालों से पेमेंट भी नहीं हुए थे। तो हम लोगों ने एक अभियान चला के उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके मद्देनजर जो है लगभग 40 करोड़ रुपया जो है पिछले 15 दिन में पिछले सालों के कंपैरिजन में हमारे पास ज्यादा आया है। और अभी मार्च तक हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही 40-50 करोड़ रुपए हमारा पिछले सालों से और ज्यादा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। घाटे से उबारने के लिए कानपुर केस्को नए अभियान चला रहा है, जिसमें हर सब स्टेशन पर विद्युत बकायेदारों की सूची चस्पा की गई और उनके घर जाकर उनको चेतावनी भी दी गई। जिन्होंने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया, उनके मीटर उखाड़ लिए गए, जिसके बाद से बकायेदारों में हड़कंप मचा है। इधर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी छूट दी है। एक मुश्त समाधान योजना की बढ़ी अंतिम रजिस्ट्रेशन तिथि। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का ये बयान आया है। अब 31 मार्च तक एक मुश्त समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कोरोना संकट की वजह से उपभोक्ताओं को ये राहत दी गई है। एक मुश्त समाधान योजना में मिलेगी 100% सरचार्ज की छूट। घरेलू और निजी नलकूप के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। 31 जनवरी तक सरचार्ज समेत बकाये का 30% हिस्सा जमा कराना होगा। 31 जनवरी के बाद का बिल 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं अब लाभार्थी। ओटीएस योजना के बाद बकायेदारों के खिलाफ चलेगा अभियान। बिजली बिल न जमा होने पर कनेक्शन के काटने की कार्रवाई होगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। थोड़ी देर में होगी योगी कैबिनेट की मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर भी चर्चा संभव है। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग होने वाली है। वेस्ट बंगाल में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, एक तरफ वैक्सीनेशन का काम रफ्तार के साथ, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े भी देश के बाकी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे हैं। पंचायत इलेक्शन है, फिर विधानसभा चुनाव है, होली है, तो क्या कोरोना पर आज की मीटिंग में कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, आज की जो खास तौर पे जो बैठक है वो जो कैबिनेट के तमाम अहम प्रस्ताव है उसको मंजूरी देने के साथ साथ सरकार के 4 साल जो पूरे हुए हैं उसके तहत जो आयोजन होने हैं उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि इसके बाद 2022 के चुनाव होने हैं और अगले जो 1 साल होने वाले हैं वो आयोजनों को समर्पित होने वाले हैं, जिसके जरिए सरकार ये बताएगी जनता के बीच में जा करके कि सरकार ने कितना काम किया है 4 साल में। जहाँ तक बात रही वैक्सीनेशन की या पीएम मोदी के कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने आज ही एक बड़ी बैठक बुलाई हुई है। कुछ देर में बैठक शुरू भी होने वाली है, जिसमें अधिकारियों के साथ मंथन करके ये तय करेंगे कि कल पीएम के सामने जो आंकड़े रखे जाएंगे या जो बातचीत होगी यूपी को लेकर उसमें कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर या बचाव को लेकर। तो कैबिनेट की जो बैठक है शाम को अहम प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए साथ साथ सरकार के 4 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य बिल्कुल, और 19 मार्च से कार्यक्रमों का आयोजन भी करना है 4 साल पूरे होने के मौके पर। तो उस दौरान किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कौन कौन सी बातें नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर कहनी है, इस पर भी शायद बात आज की मीटिंग में हो सकती है। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 के पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी ही कहानियों को चुना है आपके लिए, जिसमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद ही सुलझाया है। ये कहानियां नए नए प्रयोगों को और स्वनिर्भरता की ओर हमारे देश जो राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती है उसका उदाहरण है। ये बेंगलुरु स्थित इरिलिक की कहानी हम आपको आज दिखाएंगे, जो उन्नत और सस्ती हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं।
इरिलिक एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। यह रेडिएशन के बिना मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज और डिजीज स्क्रीनिंग पर ध्यान देते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ केयर टेक सॉल्यूशंस देता है। One of our co-founders, who is a radiologist, he is seeing a lot of patients come with lymphedema. Now, the reason for lymphedema, essentially he said is around patients getting treated for cancer. But there is no easy way to determine, what is the exact problem in this, scenario. Looking from that perspective, we figured out a new modality is needed, which we call it fluorescence imaging. So from that path, we went ahead and built a product around fluorescence imaging. इरिलिक ने एक रेडिएशन मुक्त कैंसर केयर प्रोडक्ट विकसित किया है। एक इंफ्रारेड डिवाइस जो कुछ सेकंड के भीतर शरीर के अंगों को स्कैन कर सकता है और लिम्फ नोड्स की किसी भी असामान्य वृद्धि का पता लगाता है। हालांकि बाजार में यूएस और जापान में बने हुए सामान डिवाइस मौजूद है, पर ये भारतीय डिवाइस ज्यादा किफायती, सटीक और उपयोग में आसान है। हेल्थ केयर की दुनिया में विश्व स्तर की तकनीक के सहारे और अपने स्वाभिमानी तरीकों से इरिलिक अपना सिक्का जमा रहा है। तो भारत की ऐसी ही कामयाबी की कहानियों को देखते रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।